हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पित चतुर्वेदी एंड आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। फोटोसिंथेसिस की कुछ बेसिक्स। फोटोसिंथेसिस है तो एक ऐसा टॉपिक जो कि आपका एलिमेंट्री लेवल से लेके आप जितने भी एडवांस लेवल कोर्सेज में जाएंगे सब में फोटोसिंथेसिस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंस है अगर आप लाइफ साइंस की फील्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसकी कुछ बेसिक्स हैं जिस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं एक बिगनर के लिए, अगर वो जानना चाहता है फोटोसिंथेसिस के बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहले तो अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या आखिर पता होना चाहिए बेसिक्स के बारे में, ठीक है, तो वो हमें खुद से कुछ सवाल करने पड़ेंगे कि आखिर फोटोसिंथेसिस है क्या, वो क्यों होती है, वो कहाँ होती है, वो कब होती है और वो कैसे होती है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो अगर ना हो तो एक इस प्लेनेट पे लाइफ का एग्जिस्टेंस ही बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मतलब फिर वही बैक्टीरिया, जैसा कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि जो बैक्टीरियाज अलग अलग प्रोसेस यूज़ करते थे सर्वाइव करने के लिए, अपने एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, सिर्फ वही हो सकता था जो आज हम लोग चारों तरफ देखते हैं वो कभी ना हो पाता। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं सबसे पहले कि हमें क्या क्या क्वेश्चन पूछना है खुद से। व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन एंड हाउ। हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो photosynthesis is actually a physico-chemical process by which they use light energy to drive the synthesis of organic compounds. What is they is here is the plants, green plants. Green plants use the light energy coming from the sun to to synthesize their food or to synthesize the organic compound. हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर एक बेसिक डायग्राम यहाँ पे जो शो हो रहा है ये फोटोसिंथेसिस का, कि एक ये ग्रीन प्लांट है, ठीक है, ये सन से लाइट आ रही है, ये सन से लाइट आ रही है, ठीक है। इस लाइट एनर्जी को किस तरीके से प्लांट यूटिलाइज करता है कि उस लाइट एनर्जी से वो, उसके पास पिगमेंट्स होते हैं, अपने रिएक्शन सेंटर्स होते हैं, उसमें वो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उससे वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराता है और अपनी फर्दर प्रोसेस करता है इलेक्ट्रॉन मूव करके, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। लेकिन इसका ओवरऑल जो एक व्यू है कि फोटोसिंथेसिस आखिर है क्या, तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसको यूज करके प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लाइट एनर्जी हमने एब्जॉर्ब करी, उस एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया, ठीक है, उसकी मदद से हमने कुछ सिंथेसाइज किया। कैसे? हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और पहले से ही, जैसे 60 to 70% हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ही है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, और वाटर हम लोग यूज करते हैं, प्लांट्स मतलब ग्रीन प्लांट्स यूज करते हैं, और ऑक्सीजन जो है इस रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट होता है। अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन क्या है, 6CO2 plus 12H2O in the presence of light gives C6H12O6 that is glucose plus 6H2O plus 6O2। तो ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, ये बाई प्रोडक्ट की तरह इस रिएक्शन से निकलती है, लेकिन इसी बाई प्रोडक्ट पे सब कुछ हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, इसी इसी ऑक्सीजन को हम लोग भी यूज करते हैं, मतलब एनिमल्स भी यूज करते हैं सारे, और प्लांट्स भी यूज करते हैं अपने सेलुलर मैकेनिज्म के लिए। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल ये है कि ऐसी प्रोसेस है जिससे हम लोग लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, मतलब ग्रीन प्लांट्स लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात करें कि ये क्यों होती है, वाई दिस प्रोसेस इज एक्चुअली हैपनिंग। सो अगर आप लोग कभी भी सोचना चाहें कि ऐसी अर्थ हो या ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो हम सब एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है। ऐसा है कि जैसे प्लांट्स को हम लोग क्यों कहते हैं कि वो लोग ऑटोट्रोफिक हैं। प्लांट्स क्यों ऑटोट्रोफिक हैं? प्लांट ऑटोट्रोफिक इसलिए हैं क्योंकि वो अपने लिए ग्लूकोज तब भी बना सकते हैं जब उनके पास कुछ नहीं है और एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके प्लांट्स क्या सिंथेसाइज कर रहे हैं, ग्लूकोज सिंथेसाइज कर रहे हैं, उससे और डिराइव्ड उनके कंपाउंड बन रहे हैं जैसे कि स्टार्च हो गया। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी ग्लूकोज को लेते हैं, मतलब जितने भी हेट्रोट्रोप्स हैं
सारे हेटेरोट्रॉफ्स इस ग्लूकोज को लेते हैं प्लांट से। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके खुद ऑटोट्रॉपिक होके इस ग्लूकोज को सिंथेसाइज करते हैं, और हम इस ग्लूकोज को उनसे लेके खुद को हेटेरोट्रॉपिक होना जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, अब अगर प्लांट्स ऐसा ना कर पा रहे होते तो हम यहाँ पे होते ही नहीं, हम सरवाइव ही नहीं कर सकते थे उसके बिना। ठीक है, तो प्लांट्स आर सेल्फ डिपेंडेंट एंड वी डिपेंड ऑन देम फॉर आवर फूड। ठीक है, तो if we see the overall reaction or equation of the photosynthesis, then we will find that plants are really making glucose and energy from the atmospheric carbon dioxide and the light also, and what we are doing is taking their final product, जो भी उनका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है ये, ठीक है, हम उसको यूज करते हैं। तो प्लांट्स में होने वाली फोटोसिंथेसिस हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात आती है कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, आखिर ये फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रही है। अगर हम लोग बायोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड जुड़े हुए हैं या हम बायोलॉजी की फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी किसी भी प्रोसेस को समझने के लिए पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि हमें ये पता हो कि वो प्रोसेस आखिर हो कहाँ रही है। ठीक है, इससे हमारे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है, मीजोफिल सेल्स में। ठीक है, मीजोफिल सेल्स में जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट कुछ नहीं है, एक ऑर्गेनल है। जैसे हमारे सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लांट्स के सेल्स में भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। मतलब हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है, अब ये क्लोरोप्लास्ट आखिर ऐसा क्या खास है क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है। और दूसरी चीज ये कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, यानी इनके पास खुद का अपना डीएनए होता है और अपनी प्रोटीन मशीनरी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही किससे जस्टिफाई कर सकते हैं इनका एग्जिस्टेंस, इंडोसिम्बायोट थ्योरी से। इंडोसिम्बायोट थ्योरी क्या थी कि हमारे पास कुछ यूकैरियोटिक सेल्स थे, ठीक है, और कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स थे। प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है अभी, ये वैसे ही तब फ्रीली घूमा करते थे। ठीक है, अब हमारे पास ये सेल थे, अब हमारा ये यूकैरियोटिक सेल है, इसके पास अपनी मशीनरी में कुछ कमी, न्यूक्लियस है, सब कुछ है। इस यूकैरियोटिक सेल ने क्या करा, इस यूकैरियोटिक सेल ने इनको इंगल्फ कर लिया। ठीक है, इस यूकैरियोटिक सेल ने इसको इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ कैसे बनी, जैसे करके अमीबा नहीं स्यूडोपोडिया डेवलप करता है, ऐसे करके इसको इंगल्फ कर लिया, इसको यहाँ पे ऐसे करके इंगल्फ कर लिया। इंगल्फ करके यूकैरियोटिक सेल ने इसको अपने अंदर ऐसे करके वेसिकल के फॉर्म में रख लिया। हुआ क्या कि धीरे 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 इवोल्यूशन के दौरान ये चीजें हमारे एक सेल का, यूकैरियोटिक सेल का पार्ट बन गई, और इसी यूकैरियोटिक सेल का पार्ट बनने के बाद ये धीरे धीरे अपने फंक्शंस को हमारे साथ मिला लिया, इन्होंने हमारे यूकैरियोटिक सेल्स के बाद मिला लिया। लेकिन आज भी इनके पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में, इसीलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बाई मेम्ब्रेनस होता है। पहली चीज तो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, यानी कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर ये है और दूसरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर ये है। ये जानना बहुत जरूरी है, जैसे बाकी ऑर्गन्स होते हैं कि सिंगल लेयर होते हैं, ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे ऑर्गेनल जो हैं वो लेयर तो होंगे ही होंगे, लेकिन हमें जानना जरूरी है कि ये सिंगल लेयर है कि बाई लेयर। तो जो क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होता है वो बाई लेयर्ड होता है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर प्रेजेंट होती है। ये आपकी हो जाती है आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो होता क्या है कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, दैट इज आईएमएस, एंड दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जैसे हमारा एक सेल होता है, ठीक है, सेल के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म फील्ड होता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं अलग अलग में। और अगर इस ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक एक्वस फ्लूइड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। उस पूरे एरिया को जहाँ पे ये एक्वस फ्लूइड ऐसे करके फिल्ड होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। ठीक है, उसके अंदर एक बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन्हीं यूनिक स्ट्रक्चर पे
ज़्यादा कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं ये। एंड व्हाट दीज आर कॉल्ड एज थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स क्या होते हैं? ऐसे डिस्क शेप स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो कि एक के ऊपर एक स्टैक्ड भी रहते हैं और अनस्टैक्ड भी रहते हैं फ्रीली, ऐसे करके अपने साथ वाले डिस्क शेप थाइलेकोइड से ज्वाइंट रहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये जो स्टैक्ड थाइलेकोइड होते हैं, this stacked thylakoid is overall called as granum. Okay, the stack of thylakoids is called as granum. ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है अगर कोई पार्टिकुलरली पूछ लेता है कि हमारे पास ये टर्म है कि ग्रेना क्या होता है, थाइलेकोइड क्या होता है, स्टैक थाइलेकोइड, अनस्टैक्ड थाइलेकोइड्स क्या होते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर आपके पास थाइलेकोइड्स हैं जो कि स्टैक्ड हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, तो वो ग्रेनम कहलाते हैं या ग्रेना कहलाते हैं। उसके बाद इसको कनेक्ट करते हैं ये थाइलेकोइड्स, जो कि अनस्टैक्ड थाइलेकोइड्स कहलाते हैं। These are unstacked thylakoids. अब होता क्या है कि इसको हम लोग कंसीडर करें एक तरीके से ट्यूब की तरह। अगर हम इसको एक ट्यूब की तरह कंसीडर करें, ठीक है, तो ये हमारी एक मेम्ब्रेन है, ये हमारी मेम्ब्रेन है, बीच में हमारे पास क्या है, ये ल्यूमेन है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड। ओके, तो ये ल्यूमेन है हमारे पास, और इन मेम्ब्रेन्स में क्या प्रेजेंट होता है, इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं हमारे फोटो सिस्टम्स और रिएक्शन सेंटर, ठीक है। अब ये फोटो सिस्टम कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करते हैं स्टैक्ड थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में और अनस्टैक्ड थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। स्टैक्ड थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की ये खास बात होती है कि इन मेम्ब्रेन्स में जो हमारा फोटो सिस्टम पाया जाता है वो है PS2, ठीक है। और जो अनस्टैक्ड रीजन में थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है उसमें कौन सा सिस्टम पाया जाता है, उसमें पाया जाता है PS1, ठीक है। PS1, PS2 जो है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब करता है, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को, ठीक है। और PS1 जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को अब्सॉर्ब करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि हमारे ये जो PS1 है वो इसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और जो PS2 है वो इसकी मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। और एक और खास बात होती है कि PS2 के साथ हमारे जो PS2 होता है इसके साथ क्या लिंक्ड होता है, इसके साथ हमारा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पे वाटर स्प्लिट होता है और उस वाटर के स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन रिलीज होती है जो कि डिफ्यूज आउट हो जाती है क्लोरोप्लास्ट से बाहर, और प्रोटॉन रिलीज होता है, ठीक है। प्रोटॉन चार्ज स्पीशीज है तो वो ल्यूमेन के अंदर इकट्ठा होता जाता है। तो थाइलेकोइड ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या बनाता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट जैसे कि लास्ट स्ट्रक्चर में हम लोग ने बात करी थी कि जो प्रोटॉन पंप्स हमारे मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग अगर यूज़ करें डायरेक्ट प्रोटॉन के मूवमेंट के लिए तो वो ATP यूज़ करते हैं प्रोटॉन को मूव करने के लिए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटॉन को। और अगर हम लोग उसी को अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करें तो वो ATP सिंथेस की तरह काम करते हैं। कैसे, अगर हम प्रोटॉन ग्रेडियंट को बना के उसको आगे भेजते हैं दूसरी साइड, उसी प्रोटॉन पंप को अपोजिट डायरेक्शन में यूज़ करके, तो वो क्या बनाता है, ADP से ATP बना लेगा, ठीक है। ATP का जनरेशन हो जाएगा। ऐसे ही हमारे ATP जनरेट होते हैं, ठीक है। ये तो हो गई एक बात कि PS2 के साथ ये लिंक्ड होता है, ठीक है। इससे हमारे इसमें ल्यूमेन में बनता क्या है, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल स्ट्रक्चर फोटोसिंथेसिस जहाँ पे मतलब होती है, ठीक है। तो ये जो PS2 PS1 है ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद इनसे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एमिट होकर वो अलग अलग कैरियर्स के थ्रू PS1 तक पहुंचता है, फिर PS1 से वो पहुंचता है NADPH रिडक्टेज तक। NADPH रिडक्टेज क्या करता है, NADP प्लस को NADPH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो हमारे पास जब ये लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है तो ATP और NADPH दोनों होते हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं किसमें, डार्क रिएक्शन में। अब ये दोनों रिएक्शन क्या है इसके बारे में हम लोग अभी अपनी स्लाइड में आगे देखते हैं। तो ये है क्या, क्लोरोप्लास्ट शोज अ कंप्लीट डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। लाइट इंट्रैपमेंट थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होती है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स थाइलेकोइड ल्यूमेन में होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट भी थाइलेकोइड ल्यूमेन में बनता है, और ATP सिंथेसिस स्ट्रोमा में होती है, ठीक है। कैसे, क्योंकि जैसे अगर ये हमारा ये थाइलेकोइड की
मेम्ब्रेन है और इसमें हमारा ये ऐसे करके एटीपी पंप लगा होता है। तो ल्यूमेन से जब H+ बाहर आता है एटीपी सिंथेस से, तो यहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है और ये कहाँ हो रही है, ये हो रही है हमारे स्ट्रोमा में। ठीक है, तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ एटीपी सिंथेसिस हो रही है, कहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के हम लोग बात करें तो उसमें इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट में बात अलग है। यहाँ पे जो एक्सप्रेस ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, थैलेकोइड की ल्यूमेन में। ये जो है आपकी फ्री लैमली जो है ये आपकी स्ट्रोमा लैमली है, और ये जो आपकी स्टैक्ड है ये थाइलेकोइड्स, ये आपकी स्टैक्ड थाइलेकोइड लैमली है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि व्हेन डज इट अकर, आखिर ये फोटोसिंथेसिस होती कब है। सो इट अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सीधी सी बात है, प्लांट्स अगर सनलाइट को यूज करके कन्वर्ट कर रहे हैं उसको या सिंथेसाइज कर रहे हैं उसके द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो सनलाइट की प्रेजेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस प्रोसेस को होने के लिए। ठीक है, तो वही चीज़ है कि ये दिन में हो रही है। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक प्रोसेस नहीं है, एक रिएक्शन नहीं है कि हमने लाइट एब्जॉर्ब करी और डायरेक्ट सिंथेसिस हो गई, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत लंबी कैस्केड होती है जो अलग अलग रिएक्शंस की चलती है, और इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, या दो साथ में चलने वाली प्रोसेसेस हैं जो कि कंबाइंड होके फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करती हैं। कैसे? उन दो वो कौन कौन सी दो रिएक्शंस हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस एंड द कार्बन रिएक्शंस। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस को हम लाइट रिएक्शंस भी कहते हैं और कार्बन रिएक्शंस को हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इनको डार्क रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती हैं, डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती हैं ये किस पे? लाइट पे। जबकि जो लाइट रिएक्शंस होती हैं वो डायरेक्ट डिपेंडेंट होती हैं लाइट पे। ठीक है, सो द लाइट रिएक्शंस आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट एंड दिस लाइट रिएक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH। ठीक है, इस एटीपी और NADPH को यूज करके, ये इस लाइट रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट हैं। हम लोग क्या करते हैं, कार्बन रिएक्शन जो होती हैं या जो डार्क रिएक्शन होती हैं जो कि लाइट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती हैं, इन एटीपी और NADPH की एनर्जी को यूज करके हम लोग कार्बन का रिडक्शन करते हैं। मतलब एटमॉस्फेरिक CO2 को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स किस में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में। ठीक है, अगर ये एनर्जी नहीं होगी प्लांट्स के पास तो वो ये रिएक्शन भी कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वाटर स्प्लिटिंग अकर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। अब सीधी सी बात है, आप समझ लीजिए एक रिएक्शन सेंटर पे एक कोई भी केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है। ठीक है, आप बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, एक कोई भी केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है जिसपे हमने लाइट या कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस डाला। यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलस लाइट है, तो वो हमने डाला, तो वो क्या करता है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन जितने भी इसके एटम के अंदर प्रेजेंट होंगे वो एक्साइट होना शुरू होंगे। एक इलेक्ट्रॉन इतना एक्साइट हो जाएगा कि उसको वो बूस्ट अप कर देगा, या उस इलेक्ट्रॉन को वो आगे भेज देगा। फिर वो इलेक्ट्रॉन अलग अलग कैरियर्स के थ्रू होते होते अपनी एनर्जी लूज करते करते कहाँ चला जाएगा, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का होना बहुत ही जरूरी है इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है, NADPH रिडक्टेज, जो भी क्या क्या करवा रहा है, रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करवा रहा है NADP+ से NADPH2 फॉर्मेशन की। ठीक है, तो अब हमें जैसे ये मिल गया, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी हमारे पास, पूरी रिएक्शन कैस्केड भी है। ठीक है, तो हमने रन करके ATP और NADPH का सिंथेसिस कर ली। उससे हमने क्या करा, यूज करा फॉर्मेशन ऑफ ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट थ्रू केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल एक बहुत ही लंबी साइकिल है जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन केल्विन साइकिल को यूज करके हम लोग ने क्लोरोप्लास्ट में क्या बना लिया, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और फिर वो स्ट्रोमा से साइटोप्लाज्म में चला जाता है, जहाँ की बाकी डिराइव्ड प्रोडक्ट जो होते हैं उसके वो डेवलप होते हैं, जैसे कि हमारा स्टार्च वगैरह। ठीक है, तो वो प्लांट अपना कुछ मटेरियल स्टोर करता है और बाकी का मटेरियल प्लांट जो है ग्लूकोज के फॉर्म में यूज करता है, किसके थ्रू, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के थ्रू, और वो क्या करता है, अपने सेलुलर मैकेनिज्म को कंप्लीट करता है। तो हमें ये पता चल गया कि आखिर हो कब रही है। ये दोनों रिएक्शन जो है ये लाइट के प्रेजेंस में ही होती हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जैसे केल्विन साइकिल के जो मेन मॉलिक्यूल है रोबिस्को, RuBp बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज,
उसको एक्टिवेट करने के लिए हमारे पास जो हमको सिस्टम चाहिए होता है उसको लाइट की जरूरत होती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है, इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। लेकिन ये दोनों रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड कब होती है? जब लाइट प्रेजेंस होती है, लाइट प्रेजेंट होती है। लाइट की एब्सेंस में हम इस रिएक्शन को नहीं करा सकते हैं या हम फोटोसिंथेसिस को नहीं करा सकते हैं। ठीक है, फिर हाउ प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, इस बारे में बहुत ब्रीफली समझेंगे यहाँ पे कैसे कर रहे हैं प्लांट्स। यहाँ पे ये देखिए आप, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको दिखाया हुआ है कंप्लीट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये लाइट एनर्जी आ रही है, यानी कि सन से ये लाइट एनर्जी आ रही है हमारे पास। उसके बाद लाइट एनर्जी क्या कर रही है, वाटर को स्प्लिट कर रही है। वाटर का स्प्लिट क्या है, जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक कंपाउंड है जिससे हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, तो उसमें हमें इलेक्ट्रॉन और देना भी तो पड़ेगा, तब भी तो वो आगे यूज करेगा, या तभी तो एक इलेक्ट्रॉन का कॉन्टिन्यूस फ्लो बनता रहता है। जैसे कि हमारे फैन में कंडेंसर हम लोग यूज करते हैं, या किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में कंडेंसर की यूज किया जाता है, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो हो, उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। वही चीज यहाँ पे है कि हमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉन्टिन्यूस चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, अदरवाइज पूरी मशीनरी जो है वो डिसरप्ट हो जाएगी और सेल ऐसा कुछ बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलती है और जैसे कि बताया ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, यहाँ से डिफ्यूज आउट हो जाती है। ठीक है, और इस लाइट रिएक्शन से हमें क्या मिलता है, एटीपी और NADPH। ठीक है, जो कि हम लोग किसमें यूज करते हैं, CO2 को कन्वर्ट करने में, CO2 का रिडक्शन करने में, ट्रायोस फॉस्फेट में। ठीक है, तो स्ट्रोमा के अंदर ही CO2 से ट्रायोस फॉस्फेट का सिंथेसिस हो जाती है, और जो कि आगे ग्लूकोज डेवलप करता है, और ग्लूकोज जो है वो एक पाथ के थ्रू कहाँ आ जाता है, साइटोप्लाज्म में, जिसको हम आगे यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और अमीनो एसिड में। ये ग्लूकोज प्लांट अपने मैकेनिज्म के यूज करता है, अपने सेलुलर मेटाबॉलिज्म के यूज करता है, और इससे हम एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, और ये वापस से जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है NADP प्लस, और ADP प्लस PI में कन्वर्ट हो जाता है ATP, और ये वापस चले जाते हैं इससे रिन्यू होने के लिए या दोबारा एनर्जी स्टोर करने के लिए, ताकि हम इसको अगली साइकिल में यूज कर सकें। ठीक है, उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि किसके थ्रू आ रही है, स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू बाहर से आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद सेपरेट रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन द ग्रेना एंड द स्ट्रोमा टुगेदर टू कंप्लीट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, फिर अगर हम बात करें यहाँ पे आखिर ऐसा क्या हो रहा है, या इस जगह पे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमको ये सब देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ATP डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ये रिएक्शन सेंटर है, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा था कि PS2 जो है, जिसको 680 नैनोमीटर की लाइट अब्सॉर्ब करता है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा कहाँ पे, स्टैक्ड थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन में। ठीक है, जिसके साथ हमारा वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी जुड़ा रहता है। ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये इसने लाइट एब्जॉर्ब करी, इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, इलेक्ट्रॉन एमिट करके ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की चेन के थ्रू चला जाता है PS1 तक। उसके बीच में ये Q साइकिल रन करता है, तो पर इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन यहाँ से पंप होते हैं, कहाँ पे, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन फ्रॉम स्ट्रोमा। ठीक है, जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस ये कहाँ चले जाते हैं, थाइलेकॉइड ल्यूमेन में। तो 2 H+ हमको पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, और एक H2O के ब्रेकेज से 2 प्रोटॉन हमको यहाँ से मिल रहे हैं। तो ये साइमल्टेनियस जो इंक्रीज होता है प्रोटॉन का कंसंट्रेशन में ल्यूमेन के अंदर, क्या डेवलप करता है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट डेवलप करता है। यही प्रोटॉन का ग्रेडियंट हम किस लिए यूज करते हैं, यही प्रोटॉन का ग्रेडियंट हम यूज करते हैं H+ पंप को अपोजिट डायरेक्शन में यूज करके ATP सिंथेस की तरह, ताकि हम बना सकें क्या, ATP। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये P700 PS1 जो होता है, ये 700 नैनोमीटर की लाइट अब्सॉर्ब करता है, और ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, जो कि कैरियर्स के थ्रू कहाँ चली जाती है, NADP रिडक्टेज में, NADPH रिडक्टेज में, और ये रिड्यूस्ड NADP प्लस कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NADPH2 में, और जिसको हम लोग यूज करते हैं किसमें, डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो ऐसे NADPH और ATP का डेवलपमेंट यहाँ पे होता है, या सिंथेसिस यहाँ पे होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर टू NADP प्लस and subsequent movement of proton takes place that leads to the formation of proton gradient inside the thylakoid lumen. So this proton gradient is utilized by the ATP synthase to synthesize ATP. तो अब ये तो सारी चीजें हो गई जो हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पता थी। अब एक और बहुत ही कंफ्यूजन का पॉइंट है, जो कि काफी लोगों को नहीं क्लियर होता है, कि आखिर जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो वो प्लांट खुद वो ग्लूकोज को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या वो प्लांट ऐसे कहते हैं ना, पहले बचपन में बताया जाता था कि
प्लांट्स जो हैं वो रात में ऑक्सीजन नहीं देते हैं, वो खा लेते हैं। तो वो क्या चीज़ होती है, वो ये होता है कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस तो कैरी आउट करते ही हैं, प्लांट्स अपने सेलुलर रेस्पिरेशन भी साइड बाय साइड लगातार करते रहते हैं। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होती है, ओनली इट अकर्स ओनली इन डे टाइम, लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो डे और नाइट दोनों में होती है, ठीक है, या पूरे टाइम ये चलती रहती है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है सेल को जिंदा रखने के लिए, तभी तो ये सारी चीज़ें चल पाएंगी। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ एक पार्ट है, एक सेलुलर एक सेल का पूरा जो मैकेनिज्म चल रहा है उसका एक पार्ट है। लेकिन हमारे पास ज़रूरी क्या है, हमें सेलुलर रेस्पिरेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, मेटाबॉलिज्म जो भी है उसका वो बहुत ज़रूरी है। तो क्या होता है, अगर हम इसको ओवरऑल देखें तो हम वाटर ले रहे हैं, ठीक है, मतलब प्लांट्स जो है वो वाटर अब्जॉर्ब करते हैं रूट्स के थ्रू, सन से लाइट एनर्जी लेते हैं और फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के थ्रू एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको केल्विन साइकिल के थ्रू वो कंडक्ट करा के क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और उस ग्लूकोज को कहाँ भेज देते हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस में पार्ट लेता है। ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। उससे टूटने के बाद हमें क्या मिलता है, पायरुवेट मिलता है, ठीक है, प्लस 4 एटीपी और 2 एनएडीएच मिलते हैं, ठीक है। इस पायरुवेट की एंट्री होती है क्रेब साइकिल में, और ये क्रेब साइकिल कहाँ चल रही है, ये बात है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ हो रही है, ये हो रही है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और क्रेब साइकिल कहाँ चल रही है, क्रेब साइकिल चल रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। सेम जैसे एनिमल्स होता है वैसे ही प्लांट्स में पूरे साइकिल चलती है, क्रेब साइकिल चल रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर इससे हमें एनएडीएच मिल रहा है, एफएडीएच2 मिल रहा है, ठीक है, और इसको हम लोग यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एटीपी बनाने के लिए। ओवरऑल हम इससे 38 एटीपी बना रहे हैं, या प्लांट्स इससे 38 एटीपी बना रहे हैं, और इस एटीपी को ये लोग यूज करते हैं, प्लांट्स यूज करते हैं अपनी सेलुलर मैकेनिज्म को, या अपने जितने भी उनको मेटाबॉलिज्म चाहिए बाकी चीज बाकी काम करने के लिए उसमें। और उससे क्या होता है, हमारे जब क्रेब साइकिल चल रही होती है तो यहाँ पे CO2 जनरेट होती है या CO2 सिंथेसाइज होती है, ठीक है। ऐसे ही CO2 सेम हम लोग मतलब जितने भी हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, या हम लोग अपने अगर मैमल्स की बात करते हैं या ह्यूमंस की बात करते हैं, सेम सेलुलर प्रोसेस में CO2 हम लोग के में भी डेवलप होती है, और यही काम लंग्स हम लोग का करते हैं। लंग्स के करते हैं, एटमॉस्फेरिक O2 लेते हैं जो कि प्लांट्स बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसको हम लोग की बॉडी के हर पार्ट को पहुंचाते हैं, और बॉडी के हर पार्ट से ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, हम लोग एक्सेल कर देते हैं एनवायरनमेंट में। वही कार्बन डाइऑक्साइड जब एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, ग्लूकोज में, अपने सेलुलर मैकेनिज्म के लिए, ठीक है। तो ये सारी साइकिल चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। इसीलिए जितने प्लांट्स कम होते जाएंगे, एटमॉस्फेरिक CO2 उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, एटमॉस्फेरिक CO2 जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, पूरे अर्थ का टेम्परेचर उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की जो परेशानी है वो इसी वजह से सामने आ रही है, क्योंकि प्लांट्स हद से ज़्यादा काटे जा रहे हैं, जंगल से बचे नहीं हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की इतनी ज़्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन तो सबको पता है पूरी अर्थ पे कितनी ज़्यादा है। सो थैंक यू सो मच, होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा और आप ज्वाइन करना चाहते हैं स्ट्रक्चर्स कोर्सेज, इस पूरे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज नीट के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन कांटेक्ट नंबर पे, या ईमेल कर सकते हैं adventacademy@gmail.com, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं नीट डिस्कशन @adventacademy। दिस इज अर्पित चतुर्वेदी साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।